Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named New Empires and Kingdoms. What we are going to read in this chapter about the Guptas, life under the Guptas, and about the great king Harshvardhan and the Palwas and the Cholukyas. Okay. After the downfall of Mauryas, many new empires emerged. Satvahans and Kushans emerged as the new kingdoms. However, by the middle of 3rd century CE, both these kingdoms also declined. In 3rd century CE, a new powerful kingdom emerged. It was the Gupta dynasty, which emerged in Magdha. Their rule lasted for over 200 years. Satvahan Kushans के बाद एक नया किंगडम आया जो कि एक पावरफुल किंगडम था गुप्ता डायनेस्टी के नाम से. मगधा से फ्लोरिश हुआ एंड करीबन 200 साल तक इन्होंने रूल किया. नाउ अबाउट गुप्तास. The period between 320 CE and 540 CE is known as Gupta Age. It is also called the Golden Age of Indian history when rapid development took place in the field of art, architecture, literature, philosophy, trade, science and agriculture. करीबन 200 साल का जो पीरियड है 320 CE से 540 CE तक ये गुप्ता एज के नाम से जाना गया क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी उस टाइम रूल कर रही थी. और इस टाइम पीरियड को गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है इंडियन हिस्ट्री में क्योंकि इस टाइम में जो गुप्ता डायनेस्टी का जो टाइम था इस टाइम इंडियन जो आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, एग्रीकल्चर हर तरीके से हर एक ट्रेड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी. हियर इज़ द मैप जिसमें आप देख सकते हो गुप्ता एम्पायर कितना स्प्रेड था, वाइड स्प्रेड था इंडिया में. नाउ सोर्सेज. कैसे हमें गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पता लगता है? वी आर हैविंग मैनी हिस्टोरिकल सोर्सेज. दीज इंक्लूड आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज. अबाउट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी गुप्ता डायनेस्टी में जो बिल्डिंग्स बनी, जो गुफाएं बनी, टेम्पल्स बने, उनसे हमें गुप्ता डायनेस्टी का पता लगता है कि जो गुप्तास किंग थे वो कितने पावरफुल थे. Archaeological sources of Guptas include the rock-cut temples at Ajanta and brick temples in Devgarh, Kanpur and Jhansi. City remains found in Patliputra and the Prayag Prashasti or pillar inscription at Allahabad about Samundragupta by his court poet Harisena are rich sources of Gupta heritage. Now, from the coins and literary sources, ये तो थे जो बिल्डिंग, जो टेम्पल उन्होंने बनवाए, उनसे हमें पता लगता है कि गुप्ता डायनेस्टी वो सो पावरफुल. नाउ उस टाइम पीरियड के जो कॉइन्स हैं और जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, जो रिटन में हमें एविडेंस मिले हैं, उनसे भी हमें काफ़ी कुछ गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पता लगता है. लाइक coins of Gupta age made of gold and silver have been found with images of gods and goddesses or kings like Samundragupta. Further, the accounts of traveler like Fahim help in enriching us about the Gupta age. Sanskrit language was also patronized during this age, leading to a spirit in drama and poetry. The famous poet Kalidas works such as Raghuvamsa, मेघादूता एंड अभिजाना शकुंतलम बिलोंग टू दिस एज. संस्कृत उस टाइम ड्रामा एंड पोएट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही थी और फेमस पोएट थे उस टाइम के कालिदास जिन्होंने बहुत सारे लिटरेचर लिखे हैं. एंड द फेमस कलेक्शन ऑफ फेबल्स कॉल्ड पंचतंत्र ऑल्सो बिलोंग टू दिस एज. और जो फेमस कहानियाँ जो हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ जो हम सबको बहुत पसंद हैं, वो भी गुप्ता एज में लिखी गई थी. नाउ द अर्लियर गुप्ता रूलर्स एंड चंद्रगुप्त वन. कौन कौन से रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के? द फाउंडेशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर वॉज लेड बाय श्री गुप्ता इन 240 CE. हिस्टोरियंस आर ऑफ द ओपिनियन दैट ही वॉज हेरिडिटरी ऑफ द कुशनाज. हिज सन Katokach succeeded him and resigned between 280 to 319 CE. He was succeeded by his son Chandragupta in 320 CE. Chandragupta I was a very powerful ruler who married the Lichachvi princess Kumara Devi and received Magda as part of his dowry.
सबसे पहले गुप्ता जो एम्पायर है उसकी फाउंडेशन, उसकी जो शुरुआत है वो किसने की थी? श्री गुप्ता ने की थी। उसके बाद चंद्रगुप्त वन को थ्रोन मिलता है। चंद्रगुप्त वन जो बहुत पावरफुल राजा माना जाता है, उसकी शादी होती है लिच्छवी की जो प्रिंसेस थी कुमारा देवी से, और उसको दहेज में एज अ डोरी मगधा का जो किंगडम है वो उसको शादी में गिफ्ट मिलता है। This enhanced his strength and prestige to a great extent, and he started expanding his empire, which extended from Magda to Prayag. And to commemorate his military exploits, he assumed the title of Maharadhiraj, मीनिंग द किंग ऑफ किंग्स। और उसके बाद जब मगधा उसको गिफ्ट में मिलता है, उसने अपना एम्पायर एक्सटेंड करने की सोची। मगधा से लेके प्रयाग तक, जो मॉडर्न डे इलाहाबाद के नाम से फेमस है, वहाँ तक अपना किंगडम एक्सपेंड किया और अपना मिलिट्री जो है उसको एक्सपेंड किया और अपने आप को टाइटल दिया महाराजा धीराज, जिसका मतलब होता है किंग ऑफ किंग्स। नाउ नेक्स्ट किंग अबाउट समुद्रगुप्त। Samundragupta was one of the greatest conquerors in Indian history. In his lifetime, he had conquered about 20 kingdoms. His rule extended from the Himalayas to the river Narmada in the south and from the Brahmaputra in the east to the Yamuna in north. और समुद्रगुप्त जब किंग बनता है, एक ग्रेटेस्ट कॉन्क्यूर यानी बहुत महान विजेता के नाम से उसको इंडियन हिस्ट्री में जाना जाता है। उसका जो किंगडम था, उसने अपना किंगडम काफ़ी एक्सटेंड कर लिया था। अबाउट 20 किंगडम्स उसने कॉन्क्यूर किए थे, जो कि हिमालय से लेके नर्मदा रिवर तक और ब्रह्मपुत्र से लेके यमुना तक फैला हुआ था। द eulogy of Samundragupta written by his court poet Harisena is inscribed as on Ashokan pillar at Allahabad. This analogy is known as प्रयाग प्रशस्ति। और उसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, जो उसका कोर्ट पोइट था हरिसेना, उसने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है अशोकन पिलर पर, जिसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। नाउ उसकी जो इयोलॉजी है उससे हमें क्या क्या पता लगता है। फर्स्ट, ही एनेक्स द किंगडम्स ऑफ द वेस्टर्न गंगेटिक प्लेन। वेस्टर्न गंगेटिक प्लेन में जो किंगडम्स थे वो उसने एनेक्स कर लिए थे। एंड द किंग्स ऑफ Kamrupa, that is Assam in Bengal, and Punjab were forced to pay homage. And in the Deccan, he extended his power as far as Kanchipuram, and he did not annex the empires of the kings of South India, but demand that they pay him an annual tribute. असम बंगाल के जो किंग थे, पंजाब के जो किंग थे, वो उसको रिस्पेक्ट देते थे, होमेज पे करते थे। एंड डेक्कन को उसने, साउथ का जो किंगडम था उसको उसने एनेक्स नहीं किया, पर वो चाहता था, समुद्रगुप्त चाहता था कि वहाँ के साउथ के जो किंग हैं वो एज अ एनुअल ट्रिब्यूट यानी कोई टैक्स पे करें। ही मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशंस विद साका एंड कुशाना रूलर्स। दूसरे किंगडम्स जैसे कि साका एंड कुशाना रूलर्स के साथ उसके फ्रेंडली रिलेशन थे। ही सब्जुगेटेड द ट्राइब्स लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया के फॉरेस्ट में जो ट्राइबल पीपल रहते थे उनको उन्होंने सब्जुगेट किया। नाउ समुद्रगुप्त वॉज नॉट ओनली अ वॉरियर बट ऑल्सो अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। The important scholars present in his court were Harisena and Vasubandhu and Asang. He was a poet and musician himself. Coins issued by him show him playing the veena. समुद्रगुप्त एक अच्छा वॉरियर तो था ही, उसके अलावा आर्ट एंड लिटरेचर का भी उसको काफ़ी शौक था। वो खुद एक अच्छे पोइट थे, एक अच्छे म्यूजिशियन भी थे, और उनके कोर्ट में बहुत अच्छे अच्छे पोइट उस टाइम पर मौजूद थे। कॉइन्स जो हैं उन्होंने इशू जो किए थे समुद्रगुप्त के टाइम पर, उसमें समुद्रगुप्त को वीणा प्ले करते हुए दिखाया गया है। It is believed that Samundragupta performed Vedic ritual of Ashwamedh Yajna to assert his political supremacy. Though a worshipper of Lord Shiva, he was tolerant to other religions. He allowed Sri Lanka's Buddhist king to build a monastery at Bodh Gaya. Samundragupta was succeeded by his son Ramagupta, but he was captured by the Saka satrap. His brother Chandragupta too defeated the Saka ruler and came to the throne in 380 CE. समुद्रगुप्त के बाद उसका जो बेटा रामागुप्ता वो नेक्स्ट किंग बनता है, लेकिन साका जो ट्राइब थी, साका जो किंगडम था वो उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन जो
उसका ब्रदर था चंद्रगुप्त टू जो नेक्स्ट किंग बना, वो साका रूलर को डिफीट करता है और फिर उसको नेक्स्ट गुप्ता किंग बना देते हैं। नाउ अबाउट चंद्रगुप्त टू। Chandragupta II reign can be regarded as the zenith of Gupta power and prosperity. His first campaign led to the conquest of West India, and which meant that the trade carried on through the ports of Western India such as Bhuj, Bombay and Sopara could be controlled by the Guptas. चंद्रगुप्त टू जब किंग बनता है, चंद्रगुप्त वन का जो बेटा होता है चंद्रगुप्त टू, साका को डिफीट करने के बाद वो किंग बनता है, तो सबसे पहले वो क्या एनेक्स करता है, जो पूरा वेस्ट इंडिया है उसको, वेस्ट इंडिया था उसको कॉन्क्यूस्ट करता है, उनको कॉन्क्यूर करता है। उसका मतलब था वहाँ पर जितने भी जो ट्रेड सेंटर हैं, जो पोर्ट सेंटर हैं, उनको कंट्रोल कौन करेंगे, गुप्तास कंट्रोल करेंगे। ही ऑल्सो कॉन्क्यूर्ड द बंगाल chiefdoms and the extended his control from coast to coast. His significant achievement was establishing a second trading capital at Ujjain. Chandragupta II took the title of Vikramaditya. Despite many wars, his reign is remembered for achievements in literature, culture, art and science. The synthesis of the sacred and sensual elements gave Gupta art its distinctive flavor. The panels at the Dashwatra temple in Deogarh is one of the examples of Gupta art. The Guptas also supported Buddhist and Jain culture. Much of these were recorded by the Chinese scholar and traveler Fahin, who visited the Gupta Empire during the rule of Chandragupta II. चंद्रगुप्त II के टाइम पर जो चाइनीज़ ट्रेवल फाहिन था, उसने जो स्टोरी लिखी है, जो कंपोज किया है, उसमें लिखा हुआ है चंद्रगुप्त II को विक्रमादित्य का टाइटल मिला हुआ था। बहुत सारी वॉर के बावजूद उसने लिटरेचर, कल्चर, आर्ट एंड साइंस में भी उस टाइम गुप्ता पीरियड में बहुत ज़्यादा इंडिया ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की थी एंड दूसरे जो रिलीजन थे उनके लिए भी काफ़ी जगह थी और चंद्रगुप्त II ने बुद्धिस्ट एंड जैन कल्चर को भी काफ़ी सपोर्ट किया। चंद्रगुप्त ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड ट्रेड रिलेशंस विद रोम एंड इजिप्ट। He issued a large number of gold coins. The purity of the metal indicate prosperity of his empire. और उस टाइम जो मेटल की प्योरिटी थी उससे पता लगता है कि जो चंद्रगुप्त II के टाइम पर जो गुप्ता डायनेस्टी थी, गुप्ता जो रूल था, वो कितना ज़्यादा प्रोस्पेर था। नाउ लिटरेरी वर्क उस टाइम कौन कौन से हुए, कौन कौन सी बुक कंपोज की गई? नवरत्न और द 9 जेम्स एडोन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त II, जिसमें चंद्रगुप्त II के कोर्ट के बारे में प्रशंसा की गई है, जिसका नाम है नवरत्न। द फेमस पोइट कालिदास एंड द एस्ट्रोनोमर वरामिहिरा वर 2 ऑफ द 9 जेम्स। इन 9 जेम्स में से 2 फेमस थे, कालिदास एंड द एस्ट्रोनोमर वरामिहिरा। द ड्रामाटिस्ट Vishakha Datta wrote a play Mudra Shakha which describe how Chandragupta Maurya came to the throne. जिससे पता लगता है पढ़ के हमें कैसे चंद्रगुप्त मौर्य को थ्रोन मिलता है। Panani's Ashtadhyayi was also composed in this period. And Pandit Vishnu Sharma compiled the Panchtantra, a collection of fables. पंचतंत्र की जो कहानियां हैं विष्णु शर्मा ने लिखी हैं, ये भी उसी टाइम पर कंपोज हुई थी। नाउ द लेटर गुप्तास। चंद्रगुप्त II के बाद उसका जो किंग है कुमारा गुप्ता, वो नेक्स्ट थ्रोन उसको मिलता है एंड ही इन टर्न बाय हिज सन सकंद गुप्ता। इन द मिडल ऑफ द 5th century CE, the Central Asia tribe Huns invaded from the northwest. The successor of Sakand Gupta could not defend their kingdom as each repeated invasions of the Huns made them weaker. By 525 CE, the mighty Gupta Empire had fragmented. और इस तरीके से जब हुन्स जो हैं वो इन्वेशन करते हैं, इन्वेड करते हैं नॉर्थ वेस्ट पर, तो जो गुप्ता रूलर था उस टाइम पर वो अपने किंगडम को नहीं बचा पाता और इस तरीके से उस किंगडम के, गुप्ता किंगडम के फ्रेगमेंट हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। गुप्ता जो एम्पायर था वो डिक्लाइन हो जाता है। नाउ लाइफ अंडर द गुप्तास। गुप्ताज रूलर जब थे उस टाइम लोगों की लाइफ कैसी थी, कैसी एडमिनिस्ट्रेशन थी?
Fahim has highly praised the Gupta administration, which was mild and liberal. The Gupta age is known as the Golden Age because it had a well-organized administration. Golden Age के नाम से Gupta Age को जाना जाता है इंडियन हिस्ट्री में क्योंकि well-organized administration थी उस टाइम. फाहिम ने ये अपने कंपोजेज में लिखा हुआ है. There was flourishing trade, religious tolerance, achievements in literature, science, etc. The structure of administration of the Guptas was similar to that of the Mauryas. However, the Mauryan administration was centralized, whereas during the Gupta rule, the governors of the province were powerful. Administration was thus decentralized. मौर्यन एम्पायर के सिमिलर ही थी एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन मौर्यन एम्पायर सेंट्रलाइज्ड था, लेकिन गुप्ता रूलर डिसेंट्रलाइज्ड थे. द पनिशमेंट्स वर माइल्ड येट देयर वर नो क्राइम्स. पनिशमेंट जो थी वो माइल्ड थी, लेकिन वहाँ पर कोई क्राइम भी नहीं थे. सोसाइटी एंड कल्चर. People lived a happy, comfortable and prosperous life. People lived in villages and led a simple and honest life. The Gupta kings were great generals. They were also patrons of art and culture. Under their protection and wise administration, the country prospered in all fields. लोग बहुत कंफर्टेबल थे, सेटिस्फाई थे और हैप्पी थे गुप्ता रूलर के टाइम पर. और गुप्ता जो किंग थे वो बहुत ज़्यादा जनरल थे और आर्ट एंड कल्चर के शौकीन थे. And under their protection and wise administration, the country prospered in all fields. Now about the trade. गुप्ता पीरियड के टाइम पर जो ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश हुआ वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से. जो पोर्ट थे जैसे भरोज, सोपारा एंड कल्याण, वो सारे गुप्ता डायनेस्टी के अंडर थे, उनके कंट्रोल में थे. और एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड भी था वेस्टर्न एशिया, अफ्रीका एंड अरेबिया के साथ. फ्रॉम द कोस्ट ऑफ तमरलीपति देयर वॉज अ ट्रेड विथ certain places of Southeast Asia like Cambodia, Java and Burma. As a result of the flourishing condition of trade and industry, people became rich and prosperous. Trade बहुत अच्छा था तो उस टाइम जो लोग थे वो rich and prosperous भी थे. Now about the religion. Hinduism was revived under the Guptas. The concept of 10 avatars or incarnation of Vishnu involved during this period. The cult of bhakti or selfless devotion to God also became popular. जो गुप्ता रूलर थे वो भगवान विष्णु के भक्त थे, शिव के भक्त थे. तो उस टाइम जो हिंदुइज्म था वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ. भक्ति और सेल्फलेस डिवोशन भी उस टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलर था. Gupta Empire brought a period of political stability in the country with the strong government, which also contributed to economic prosperity of the kingdom. और गुप्ता एम्पायर ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया में लेके आया था, कंट्री में लेके आया था, और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी उस टाइम जिसने उस किंगडम को, गुप्ता किंगडम को क्या बना रखा था, प्रोस्पेर बना रखा था. एंड अबाउट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर. A large number of beautiful temples with the Shikhar symbol were built during the Gupta period. Early temples had a large room where the idol of God was kept. Today, these can be found in Devgarh, in Jhansi and in Sanchi near Bhopal. Temples were mostly made of bricks and stones. Beautiful fresco paintings on the wall of Ajanta caves were also made in the period by the Guptas. आर्ट एंड आर्किटेक्चर के जितने भी गुप्ता रूलर थे वो बहुत ज़्यादा शौकीन थे. आर्ट एंड आर्किटेक्चर उस टाइम बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश हुए. ब्यूटीफुल टेम्पल्स उस टाइम पर बने हुए हैं जिसमें शिखर सिंबल को यूज़ किया जाता था एज द सिंबल ऑफ गुप्ता पीरियड. एंड अर्ली जो टेम्पल थे उनमें बड़े बड़े रूम होते थे. भगवान को उसमें, भगवान के जो भी साचा था उसको उसमें रखा जाता था, जो अभी भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं उन मंदिरों के, झांसी, सांची, देवगढ़ में. एंड जो अजंता की केव्स हैं उसमें जो ब्यूटीफुल फ्रेस्को पेंटिंग बनी हुई हैं उनसे भी हमें पता लगता है कि जो गुप्ताज थे वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के कितने शौकीन थे. नाउ अबाउट द लाइफ ऑफ कॉमन मासेस. लोगों की, जो कॉमन पीपल थे, उनकी लाइफ कैसी थी, उनकी लाइफ जो plays and other accounts tell us about the lives of ordinary people. Kalidas, known for his plays, depicted life in the king's court through the chosen medium. In his famous play Abhijana Shakuntalam, the love between a king named Dushyant and a young woman named Shakuntala has been depicted. The Chinese pilgrim Fa Hin also wrote the plight of those
treated as untouchables by the high and mighty. They were expected to live on the outskirts of the city. ज़्यादातर हमें जो कॉमन पीपल हैं उनकी लाइफ के बारे में लिटरेरी सोर्सेज हैं उनसे नहीं पता लग पाया। कालिदास की एक प्ले है दैट इज़ अभिजाना शकुंतलम, उससे हमें पता लगता है उस टाइम जो दुष्यंत किंग था और शकुंतला है उसकी लव स्टोरी को उसमें डिपिक्ट किया गया है। जो चाइनीज़ पिलग्रिम फाहिन आया था उसने जो कंपोज किया उसमें कुछ हमें पता लगता है अनटचेबल्स के बारे में कि जो रिच सोसाइटी थी वो कैसे उनको ट्रीट करती थी। रीजंस ऑफ डिक्लाइन, गुप्ता रूलर इतना ज़्यादा प्रोस्पेर था, इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो कैसे डिक्लाइन हुआ। लेटर गुप्ता रूलर वर वीक, इनएफिशिएंट एंड हिज कुड नॉट कीप किंगडम अंडर देयर कंट्रोल। जो लेटर गुप्ता रूलर आए, जो लास्ट के जो किंग आए, वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, वो अपने किंगडम को कंट्रोल नहीं कर पाए, उसको होल्ड नहीं कर पाए और इस तरीके से जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो गई। Due to this, the governors of province revolted, the broke away. इस वजह से जो रूलर थे वो इनएफिशिएंट थे, इस वजह से जो प्रोविंस के गवर्नर इलेक्ट किए हुए थे वो रिवोल्ट करते हैं और उनसे सेपरेट हो जाते हैं। इस तरीके से जो गुप्ता एम्पायर था वो फ्रेगमेंट हो जाता है। The Gupta Empire became vast and hence it became quite difficult to control it, especially when there were weak ruler on the throne. इतना ज़्यादा वास्ट था गुप्ता एम्पायर, लेकिन जब रूलर बहुत ज़्यादा वीक थे तो उसको कंट्रोल करना, एक साथ रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। द अटैक्स बाय द हुन्स, अ नोमैडिक ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया, मेड द एम्पायर वीक लीडिंग टू इट्स डिक्लाइन। जब एक ट्राइब हुन्स जो कि सेंट्रल एशिया के ट्राइबल पीपल थे वो गुप्ता एम्पायर पर इन्वेशन करते हैं, इन्वेड करते हैं, उस वजह से भी जो गुप्ता उस टाइम रूलर इनएफिशिएंट थे, तो जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन थी, गुप्ता जो रूलर था वो डिक्लाइन हो जाते हैं, गुप्ता रूल खत्म हो जाता है। नाउ अबाउट अ ग्रेट किंग हर्षवर्धन। हर्षवर्धन बिलोंग टू द Pushyabhutri dynasty of Thanesar. He came to the throne in 606 CE after the death of his brother. Harsh ruled for 41 years. We find information about him from two literary works. One is Harsh Charita, a biography of Harsh written by his court poet Banabhat. हर्षवर्धन जिसने 41 ईयर्स तक रूल किया, उनकी लाइफ के बारे में हमें दो लिटरेरी सोर्सेज से पता लगता है। एक है हर्षचरिता जो कि बायोग्राफी है हर्षवर्धन की, जो कि उसके कोर्ट पोइट बानाभट्ट ने लिखी है, और दूसरा अकाउंट है चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर ह्यून सेंग हु वॉज एन ऑनर्ड गेस्ट ऑफ हर्ष। बोथ बानभट्ट एंड ह्यून सेंग हाईली प्रेज्ड हर्ष। तो दोनों ने हर्षवर्धन की बहुत ज़्यादा प्रेज की है अपने जो भी उसके लिटरेरी सोर्सेज हैं, जो भी उस टाइम के कंपोजेज हैं। नाउ हर्ष किंगडम। Soon after ascending the throne, Harsh moved his capital from Thanesar to Kannauj, as it had a better strategic location. During the 41 years that Harsh ruled, he established a strong empire which extended from Punjab, Kashmir and Nepal in north to the river Narmada in the south. Harsh ruled from his capital at Kannauj, which was located in the rich agriculture region of the western Gangetic plain. सबसे पहले जब हर्ष को थ्रोन मिलता है तो हर्षवर्धन अपनी जो कैपिटल है, जो गुप्ता डायनेस्टी की कैपिटल थी, उसको थानेसर से कन्नौज में शिफ्ट कर देता है। एंड उस टाइम हर्षवर्धन के रूल के टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्पायर इस्टेब्लिश होता है जो कि पंजाब, कश्मीर एंड नेपाल से लेकर नर्मदा इन साउथ तक फैला हुआ था। Harsh travelled frequently all over the kingdom to be accessible to his subjects. Harsh was a great patron of art. He wrote 3 plays in Sanskrit, Ratnavali, Priyadarshika and Nagananda. His court had scholars such as Banbhat, जो खुद को आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बहुत शौक था हर्षवर्धन को। 3 प्ले लिखे हैं इन्होंने संस्कृत में, रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागानंदा। His court poet उस टाइम बानभट्ट थे एंड सुबंध एंड दानदीन। He organized the 5th Buddhist Council at Kannauj in 641 CE. He also gave financial support to the University of Nalanda. As a result of Harsha's patronage, Nalanda
prospered and became a famous center of learning. नालंदा यूनिवर्सिटी जो उस टाइम सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, हर्षवर्धन ने फाइनेंशियल सपोर्ट किया था, उन्हीं के कारण नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग बन पाई. नाउ कम टू द फैक्ट फाइल. Harsh attacked Pulkin II of the Cholakya but was defeated. That defeat was Harsh only failure. Only एक हार थी ये हर्षवर्धन ने जो फेस की, that is from Cholukyas. Now came to the administration of Harsha. गवर्नमेंट कैसी थी हर्षवर्धन के टाइम पर? Harsha's administration was decentralized and it was similar to that of the Guptas. Local officers could take decision. The empire was divided into province. The province were divided into districts and the district into villages. Farmers, merchants and craftsmen had to pay taxes. The priests were given donations of land grants. Officers were also given land instead of cash salaries. एडमिनिस्ट्रेशन हर्षवर्धन के टाइम पर डिसेंट्रलाइज थी एंड सिमिलर टू द गुप्ताज थी. लोकल ऑफिसर्स जो थे उनको डिसीजन लेने के लिए उनको आज़ादी दे रखी थी. एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस और हर एक प्रोविंस को आगे डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट को विलेजेस में डिवाइड किया गया था. फार्मर, मर्चेंट और क्राफ्टमैन थे वो टैक्स पे करते थे. जो प्रिस्ट थे उनको डोनेशन ऑफ लैंड ग्रांट मिलती थी. ऑफिसर्स को हाई सैलरी मिलती थी. नाउ अबाउट द रिलीजन. Harsh is believed to have become a follower of Buddhism later in his life. He organized large religious assemblies every 5 years where he honored people belonging to all religions. He held the 5th Buddhist Council at Kannauj in 641 CE. हर्षवर्धन जो कि लास्ट में फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म बन जाते हैं अपनी लाइफ में एंड उन्होंने रिलीजियस असेंबलीज़ भी ऑर्गेनाइज़ की. हर एक 5 साल के बाद वो रिलीजियस असेंबली ऑर्गेनाइज़ करते थे. जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, 5th बुद्धिस्ट काउंसिल, वो भी हर्षवर्धन के टाइम पर ही ऑर्गेनाइज़ की गई थी. After the death of Harsha in 647 CE, northern India was plunged into anarchy. Small regional kingdoms continued to fight with one another. Meanwhile, the Deccan and South India rose to glory. हर्षवर्धन के डेथ के बाद जो गवर्नमेंट थी, जो डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट थी, वो अनार्की में चेंज हो जाती है. हर एक प्रोविंस का जो रूलर था उस टाइम, जो गवर्नर था, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है. एक दूसरे के साथ सारे किंगडम फाइट कर रहे थे और इसी टाइम पर डेक्कन एंड साउथ इंडिया ग्लोरी में आ रहा था. ठीक है, वो रोज हो रहा था, वो ऊपर आ रहे थे साउथ किंगडम के लोग. नाउ द पालवास एंड द चोलक्यास. The Palwas and Cholukyas were the most outstanding ruling dynasty in South India during this period. और पालवास एंड चोलक्यास जो कि साउथ डायनेस्टी के थे, जिस टाइम हर्षवर्धन की डेथ हुई उस टाइम नॉर्थ जो एम्पायर था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया था. तो साउथ जो किंगडम था वो फ्लोरिश हो रहा था और पालवास और चोलक्यास उस टाइम के फेमस रूलर थे. द किंगडम ऑफ द पालवास was located at Kanchipuram, while that of the Cholukyas has been centered around the Rajput Doab between the rivers Krishna and Tungabhadra. Ahol, the capital of the Cholukyas, was a renowned center of trade and commerce. It emerged as a religious center with a number of temples. The Palwas and the Cholukyas quite often attacked each other's lands, especially the capital cities which were prosperous towns. और पालवास और चोलक्यास एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहते थे कि कौन ज़्यादा अपने किंगडम को एक्सपेंड करेगा. मोस्टली जो इनके अटैक थे वो जो भी प्रोस्पेरस टाउन्स होते थे, रिच टाउन्स होते थे, उन पर होते थे. नाउ अबाउट द पुलकेशिन II. The most famous ruler of the Cholukyas dynasty was Pulakeshin II, and under him the Cholukyan kingdom stretched from the Narmada to the Kaveri, covering most of present-day Karnataka and Andhra Pradesh. पुलकेशिन ने जिसने रूल किया 609 to 642 CE, सबसे ज़्यादा पावरफुल फेमस रूलर था चोलक्य डायनेस्टी का. एंड Pulkeshin II defeated Harsh at the banks of Narmada in a historic battle. The Cholukyas were engaged in several battles with the Palwas. Pulkeshin II defeated the Palwa
King Mahendravarman. However, Mahendravarman's son Narasimhavarman defeated Pulkeshin II and captured Badami. Vivid accounts of Pulkeshin campaigns are provided in the Ahul inscription composed by his court poet रवि कीर्ति इन 634 CE। और ज़्यादातर हमें पुलकेशिन किंग के बारे में, उसके कैंपियन के बारे में कैसे पता लगता है? जो उस टाइम का कोर्ट पोइट था उनका रवि कीर्ति, उन्होंने जो कंपोज किया है उससे हमें काफ़ी कुछ पुलकेशिन के बारे में पता लगता है। नाउ अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पालवास एंड चोलक्यास। एज अर्लियर विलेज वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। विलेज जो बेसिक, पहले जो पूरा किंगडम था उसको प्रोविंस में डिवाइड किया गया था, प्रोविंस को डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को आगे विलेजेस में। तो विलेजेस क्या थे उस टाइम? बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे। एंड लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, और लैंड रेवेन्यू लोग पे करते थे। एंड मैनी इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट बिकेम हेरिडिटरी। दिस meant दैट सन्स सक्सीड फादर्स टू दीज पोस्ट। और जितनी भी पॉइंट थी, जितनी भी पोस्ट थी, मोस्टली जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी वो सारी क्या थी? हेरिडिटरी थी। फादर के बाद वो पोस्ट उसके सन को मिल जाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इंक्लूड द नागर शिशस्ती और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी, द सरतवाहा और लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवा, द Pradhakulika or the chief craftsman, and the head of the kayast or scribes. These policies were quite effective, but sooner or later some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdom. और जो लोग थे उनको अलग अलग पोस्ट दी गई थी जो कि हेरिडिटरी होती थी, जिसमें नगर शिरस्ती, जिसको चीफ बैंकर बोलते थे उस टाइम, चीफ बैंकर का काम करते थे वो, एंड सरतवाहा थे, तो कायस्थ थे। धीरे धीरे ये अलग से क्या अपने आप को पावरफुल इन्होंने बना लिया अपनी सोसाइटी को, और इंडिपेंडेंट किंगडम के रूप में खुद को डिक्लेयर कर दिया। नाउ अबाउट अ न्यू किंग ऑफ आर्मी। Some of these kings maintained a well-organized army with elephants, chariots, cavalry, and foot soldiers. Further, the military leaders provided the king with troops whenever he needed them. जो मिलिट्री किंग थे वो जब भी राजा को ट्रूप्स की, सिपाही की ज़रूरत होती थी तो वो उस टाइम उनको प्रोवाइड करते थे। जो मिलिट्री लीडर थे उनको रेगुलर सैलरी नहीं दी जाती थी। फर्दर सम ऑफ देम रिसीव्ड ग्रांट्स ऑफ लैंड। उसके बदले क्या दी जाती थी? लैंड ग्रांट दी जाती थी। वहाँ से वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे जो एज ए सैलरी वो उसको मान लेते थे। दिस रेवेन्यू वॉज यूज टू मेंटेन सोल्जर्स एंड हॉर्सेज एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर वारफेयर। दीज मैन वर कॉल्ड समंताज which sometimes grew very powerful। और इन लोगों को जो टैक्स कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और अपनी आर्मी को, सोल्जर्स को मेंटेन करके रखते थे, उन्हें समंताज कहा जाता था। और कई बार ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे। दे ट्राइड टू बिकम इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ वीक एंड इनएफिशिएंट रूलर। जब भी इन्हें लगता कि जो रूलर है वो इनएफिशिएंट है, वीक है, तो अपने आप को वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते थे। नाउ कम टू द फैक्ट फाइल। The Palwas were a great maritime power. Their activities on the sea were mainly directed towards maintaining friendly contact with Indian states and further India, Malaya and Indonesia। पालवास जो थे वो हमेशा से ग्रेट मैरीटाइम पावर रहे हैं। जो भी सी के द्वारा, पोर्ट से जो भी रिलेशन थे अदर कंट्रीज़ के साथ, वो पालवास बहुत अच्छे से मेंटेन करते थे। फ्रेंडली कॉन्टैक्ट थे उनके माल्या एंड इंडोनेशिया के साथ, और वो ट्रेड करते थे। नाउ अबाउट द तमिल सेंट्स। This period was marked by personal devotion to God. People thought that one could worship God Shiva or Vishnu by praising him. This form of worship is known as bhakti. लोग उस टाइम बहुत ज़्यादा पर्सनल डिवोटी थे गॉड के लिए। भगवान शिव और विष्णु की पूजा की जाती थी, उनको वो खुश करने के लिए उनको प्रेज करते थे, और इस टाइप की पूजा को भक्ति का नाम दिया गया था।
and it was preached and popularized by the Tamil saints who composed and sang hymns in praise of Vishnu and Shiva. और इस भक्ति मूवमेंट को किसने पॉपुलर किया? जो तमिल सेंट थे उस टाइम, तमिल साधु थे, उन्होंने पॉपुलर किया। बहुत सारे ऐसे रिटर्न में उन्होंने कंपोज किया और ओरली वो भगवान शिव एंड विष्णु की प्रशंसा करते हुए भजन गाते रहते थे और लोगों को प्रीच करते रहते थे। द डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु वर कॉल्ड द अलवर्स एंड द डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा वर कॉल्ड द नायनार्स। जो भगवान विष्णु के भक्त थे उनको अलवर के नाम से जाना जाता था और भगवान शिव के जो भक्त थे उनको नयनार्स के नाम से जाना जाता था। एंड these Tamil saints were patronized by the Palwa ruler in particular. They used to gather at Kanchipuram, the capital of the Palwas, and recited their hymns during festivals. Their hymns were written in Tamil, common language of people. और जितने भी ये भजन होते थे, hymns होते थे, जितनी भी कंपोजिशन होती थी, वो सारी तमिल में लिखी होती थी क्योंकि वो वहाँ की लोगों की कॉमन लैंग्वेज थी, लोग इजीली उसको अंडरस्टैंड कर लेते थे। नाउ अबाउट द असेंबलीज इन सदर्न किंगडम। These southern kingdom had allowed vast powers to their local units or assemblies. These assemblies were of different nature and represented different people. The Sabha was an assembly of Brahmin landowners who functioned through various sub-committees which looked after local temples. So agriculture and irrigation operations and took part in making and repairing road. अलग अलग लोगों को अलग अलग पावर में, अलग अलग यूनिट्स में, असेंबली में डिवाइड कर दिया गया था उनके काम को लेकर, उनके नेचर को लेकर। जैसे सभा वॉज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स हु फंक्शन थ्रू वेरियस सब कमेटी विच लुक्ड आफ्टर लोकल टेम्पल। जैसे कि सभा एक असेंबली होती थी ब्राह्मण पीपल की जिनके पास खुद की लैंड होती थी और वो गांव के जो भी लोकल टेम्पल हैं या रोड का रिपेयर करना है, एग्रीकल्चर या इरिगेशनल जो ऑपरेशन है उनको लुक आफ्टर करती थी। Where the Brahmins were not the landowners, the Ur acted as the village assembly. और जहाँ पर ब्राह्मण्स के पास लैंड नहीं होती थी वहाँ पर उस असेंबली का नाम दिया गया था Ur, and it worked more or less like the सभा as mentioned above. अब क्या फ़र्क है सभा और उर में? सभा जो जिनके पास लैंड होती थी वो ब्राह्मण, उनका ग्रुप, और ऐसे ब्राह्मण जिनके पास जो लैंड ओनर नहीं थे, जिनके पास लैंड नहीं होती थी, उसको उर के नाम से जाना जाता था। दोनों का क्या काम होता था? दोनों का काम होता था विलेज का लुक आफ्टर करना, वहाँ रिपेयर कराना, इरिगेशन देखना, एग्रीकल्चर देखना, टेम्पल बनवाना, ये दोनों का काम होता था। नाउ come to the key points. Shri Gupta founded the Gupta dynasty. However, the first great ruler of the dynasty was Chandragupta I. किसने फाउंडेशन की थी गुप्ता डायनेस्टी की? श्री गुप्ता ने। लेकिन सबसे पहला जो पावरफुल किंग था वो कौन था? चंद्रगुप्त I. समुद्रगुप्त ruled over large parts of India. The Allahabad pillar inscription listed his conquest. समुद्रगुप्त जो कि एक पावरफुल रूलर था गुप्ता डायनेस्टी का, जिसके बारे में बहुत सारे चीज़ें लिखी हुई हैं इलाहाबाद पिलर पर। चंद्रगुप्त II called विक्रमादित्य defeated the Shakas. And Harshvardhan ruled over North India with his capital at Kannauj. Harsha administration was also decentralized like the Gupta rulers. And Pulkeshin II was the most famous king of Cholukyas who defeated Harsh in AD 620. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।